हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट। हमारा पहला पार्ट है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम ये तीन चीज़ पढ़ेंगे जो आपको बिंदु के रूप में दी गई है। ठीक है, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण हल करने की विधि। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर, ये जो पार्ट है आपको, ये 9th में भी था आपके लिए। ठीक है, तब हमने दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण को हल करने की दो विधि सीखी थी। एक विधि थी निरसन पद्धति। ठीक है, एक पद्धति थी हमने सीखी थी निरसन पद्धति, और दूसरी पद्धति जो हमने सीखी थी वो एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रखकर चरांक का निरसन करना हमने सीखा था। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले कक्षा में 9वीं में हमने दो पद्धति सीखा था। ठीक है, इस 10th स्टैंडर्ड में आपको दो विधि और सीखनी है। एक है आलेख विधि और दूसरा क्रैमर का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा जो है आपको दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण में रूपांतरण करके योग्य समीकरण करना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको जो समीकरण दी गई होती है वह दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण नहीं होंगी। ऐसे समय में आपको क्या करना है, एक चरांक के बदले हमें दूसरा चरांक रख करके उसे जो समीकरण होगा दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा हमें सीखना है युगपत रेखीय समीकरण का उपयोजन। मतलब हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण होता क्या है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मान लेते ये समीकरण, मैं ये पहला समीकरण ले लेता हूँ। यहाँ पे जो आप कर्सर देख रहे हो 4m + 3n = 12। ठीक है, इस समीकरण को ले लेते हैं। तो जिस समीकरण में दो चरांक हो, ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस समीकरण में आपको दो चरांक दिख रहा है। अब ये चरांक होता क्या है, ये चरांक जो होता है अंग्रेजी जो अक्षर होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट होता है, ए से लेकर के जेड, आप कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है, एक एम है और एक एन है, ये अक्षर है। ठीक है, तो ये जो होता है ये चरांक होता है। चरांक का मतलब जिसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं, जिसका मान बदला जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको संख्या दिख रही है 4, 3, 12। ठीक है, ये अचर है। अचर मतलब जो नहीं बदला जा सकता। ये 4 को हम नहीं बदल सकते, इस 3 को हम नहीं बदल सकते, इस 12 को हम नहीं बदल सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ m का मान और n का मान बदला जा सकता है। तो जिसका मान बदला जा सकता है उसको चरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जिस समीकरण में दो चरांक हो। ठीक है, जिस समीकरण में दो चरांक का उपयोग हो रहा है। ठीक है, m और n, इस समीकरण में दो चरांक है, m और चरांक n। ठीक है, और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात। स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें देखोगे ना, इसमें 3 पद है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये आपका पहला पद है। ठीक है, ये आपका दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। ऐसे यहाँ पे 3 पद है। ठीक है, तो जिस समीकरण में दो चरांक का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1 हो। अब चरांक वाले पद कौन कौन से हैं, 4m और 3n, और इनका जो घात है, घात यहाँ पर होता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब m का भी घात 1 है और n का भी घात 1 है। ठीक है, तो जिस समीकरण में दो चरांकों का उपयोग किया जाता है और चरांक वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है, उस समीकरण को दो चरांक वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, कितना सिंपल है, आपको बस दो चीज़ का ध्यान देना। एक तो समीकरण में दो चरांक होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है m और n, और दोनों चरांकों का घात 1 होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझा होगा दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया है, हम जानते हैं कि ax + by + c = 0, यह दो चरांक वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है, जिसमें a b c वास्तविक संख्या है। ठीक है, यह आपको सामान्य रूप दिया है। सामान्य रूप मतलब क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है कि a b c वास्तविक संख्या, मतलब यहाँ पे a b और c ये चर है आपका। ठीक है, यहाँ पर a और b गुणांक है, मतलब मैं a b c के जगह पे कोई वास्तविक संख्या रख सकता हूँ। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तथा a और b एक ही समय में शून्य नहीं होते, मतलब a को और b को मैं शून्य नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं a को शून्य रखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं a को शून्य रखता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 0। a के जगह पे मैंने 0 रख दिया, x गुणा हो रहा है यहाँ पे, तो 0x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 0x को गुणा करता हूँ, ठीक है, 0 को x से गुणा करूँगा तो x 0 सा क्या होता है, 0, मतलब जो मेरा पहला पद था वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो अब इस समीकरण में आप देखोगे तो क्या बच रहा है, by + c = 0, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चरांक बच रहा है, y। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये चरांक बच रहा है y वाला, मतलब ये अब एक चरांक वाला समीकरण है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है,
उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं b 0 लेता हूँ तो b अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 हो जाएगा वो, ठीक है। अगर b 0 लेता हूँ तो मैं b के जगह पे 0 रखूँगा, और 0 क्या हो रहा है, b y से गुणा हो रहा है तो 0 भी y से गुणा होगा, और 0 को y से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ ax प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे दूसरा चरांक तो है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको कहा गया है कि a और b दोनों ही शून्य नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों, अगर a 0 होता है तो आपके पास एक चरांक बचता है, तो ये दो चरांक वाला रहा ही नहीं। अगर b 0 है तो भी आपके पास x बचता है, ये एक चरांक दो चरांक वाला रहा ही नहीं। इसलिए आपको कहा गया है कि ये वास्तविक, ये क्या कहते हैं, आपको सामान्य रूप है, और a और b एक ही समय पे शून्य नहीं हो सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझा होगा कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण क्या होता है, ठीक है। पेज नंबर 1 पे आपको एक सारणी दी गई है, उसको पूर्ण करना है, ठीक है। ये सारणी करते हमको समझ में आ जाएगा कि दो चरांक वाला रेखीय समीकरण होता क्या है, ठीक है। आपको पहला दिया गया है 4m + 3n = 12, और पूछा है कि दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है या नहीं, और यहाँ पे आंसर दिया है तो क्यों है। तो हमें बस दो कंडीशन का ध्यान देना है, किसी भी समीकरण में दो चरांक होने चाहिए। यहाँ पे चरांक आपको दिख रहा है m और n, ठीक है, और दोनों चरांकों का जो घात है वो 1 है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, इसका मतलब ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो दोनों जो चरांक है उनका जो गुणांक है वो 0 नहीं है, ये 4 है, और n का जो गुणांक है वो 3 है, इसीलिए दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका 3x² - 7y = 13, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें दो चरांक है कि नहीं। तो आप देखोगे तो चरांक x और चरांक y है, दो चरांक है। दूसरा आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि दोनों चरांकों का घात कितना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x का घात कितना है स्टूडेंट, 2 है, ठीक है। तो ये 2 नहीं, ये 2 है, इसका मतलब ये रेखीय समीकरण नहीं है, ये वर्गीय समीकरण है, इसीलिए ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का जो घात है वो कितना है, 2 है, ठीक है। घात कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तीसरे में देखोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर दिया है दो चरांक x और y, और दोनों का घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसीलिए ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है, ठीक है। तो ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है। चौथा देखेंगे। चौथे में हमने देखा था कि दो चरांक होना चाहिए, दो चरांक है x और y, ठीक है। उससे पहले हमने देखा कि किसी भी चरांकों का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे x के साथ 0 है, अगर x 0 के साथ गुणा होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो आपके पास बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक चरांक, तो ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चरांक बच रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप पाँचवें में देखोगे तो पाँचवें में x का गुणांक क्या है, 0.3, और y का गुणांक कितना है, 0। y 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ x बच रहा है, एक ही चरांक बच रहा है, और हमारा चैप्टर का नाम है दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। तो ये भी आपका दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। छठा सवाल है 4/x + 5/y = 0, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स तो हमने कुछ सीखा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के रूपांतरण करने योग्य समीकरण, कुछ समीकरण ऐसे भी होते, तब मैंने कहा था जिसमें मान बदल करके हम उसको दो चरांक वाला रेखीय समीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही समीकरण होंगे, और ये एक्सरसाइज 1.4 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, ठीक है। हमने 8th स्टैंडर्ड में क्या सीखा था, x का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, x का मान अगर नहीं लिखा है तो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर x का घात कितना है, 1 है, ठीक है। अगर लेकिन 1/x का घात कितना होता है, 1/x का घात कितना होता है, यहाँ पर x का घात कितना हो जाएगा, x, अगर ये x मैं ऊपर ले लूँ तो ये x का घात हो जाएगा -1, ठीक है। जब भी आपका जो क्या कहते हैं x है, जो y है, अगर वो बटे में है, नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, -1। और हम क्या पढ़ रहे, घात कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x का घात -1 होगा और y का घात -1 होगा, इसलिए ये भी दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझा होगा। सातवां सवाल है 4x1। स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में हमने रेखीय बहुपद, वर्गीय बहुपद और घन बहुपद ये पढ़ा था हमने, ठीक है। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि अगर कोई दो चरांक होता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं दो चरांक लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x गुणे x, ठीक है। जब भी कोई दो चरांक आपस में गुणा होता है तो इसके जो घात होते हैं
वो जोड़ दिए जाते। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका घात अब कितना हो गया, 2। उसी तरीके से यहाँ पे देखो x का घात 1 है, y का घात 1 है, ये दोनों आपस में गुणा होगा तो इनका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो ये वर्गीय समीकरण हो जाएगा, ये रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये भी आंसर हमारा 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आपको समझ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे पेज पे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे पेज पे आपको दिया है युगपत रेखीय समीकरण, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया है। ये होता क्या है, जब हम 2 चरांक वाले 2 रेखीय समीकरणों का एक ही समय पर विचार करते हैं तब उन समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। 2 चरांक वाले, ठीक है। अगर आप मैं इस समीकरण को देखूँ 5x - 3y = 8, तो इसमें 2 चरांक है। और इसको भी देखूँ x + y, इसमें भी 3x + y = 2, इसमें भी 2 चरांक है, ठीक है। और दोनों हमने एक ही समय पे लिया है। तो ऐसे जब हम 2 समीकरण एक ही समय में 2 चरांक वाले लेते हैं तो इनको हम कहते हैं युगपत रेखीय समीकरण, ठीक है। स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको कहा था हमने 9th स्टैंडर्ड में 2 पद्धति सीखी थी। पहली पद्धति निरसन पद्धति, ठीक है, और दूसरी पद्धति क्या थी, एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रखकर चरांक का निरसन करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों पद्धति दी गई है। एक्सरसाइज 1.1 में दोनों पद्धति आएगा, आप कोई भी पद्धति से कर सकते हो। तो देखते हैं हम सबसे पहला, ये जो विधि 1 है ये निरसन पद्धति से की गई है। ये सबसे सिंपल पद्धति है और 99% बच्चे इसी पद्धति से करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं निरसन पद्धति। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है, जब भी 2 समीकरण दिया गया है आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को ये रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 डालना, ये सबसे पहला स्टेप है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को देखना है और ये देखना है कि दोनों समीकरण में से कौन से चरांक का गुणांक सेम है, ठीक है, दोनों में कौन सा सेम है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है 5 और y का गुणांक क्या है 3। दूसरे समीकरण में आप देखोगे x का गुणांक कितना है 3 और y का गुणांक कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी चरांक का गुणांक सेम नहीं है दोनों समीकरण में, तब हम क्या करेंगे, किसी संख्या से गुणा करके सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करता हूँ, ठीक है, समीकरण 2 में अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये जो मेरा 3 है, अगर मैं गुणा करता हूँ समीकरण 2 में तो ये जो 3 है पहले पद से, ये जो 3 है y से भी गुणा होगा दूसरे पद से, और ये जो 3 है वो 2 से भी गुणा होगा। तो ये 3 3 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 3 गुणे y कितना हो जाएगा +3y हो जाएगा, और 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरा जो समीकरण 2 था वो समीकरण क्या बन गया 3 बन गया, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने 3 से ही क्यों गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम y को सेम करें और पहले समीकरण में कितना है 3y था, इसलिए यहाँ पे 3 लाने के लिए 3 से गुणा किया। अब ये हो गया 9x + 3y = 6। सेम हो जाने के बाद स्टूडेंट्स ये हमारा दूसरा स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था हम देखेंगे और सेम करेंगे, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है, हमें या तो जोड़ना है या तो घटाना है किसी एक को निकालने के लिए, ठीक है। अब ये जोड़ते कैसे है, घटाते क्यों है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, जिसको हमने सेम किया है, जिस पद को हमने सेम किया उसके चिन्ह को देखना। हमने सेम किसको किया है 3y को, ठीक है। और पहले में देखो 3y के साथ चिन्ह कौन सा है माइनस है, ठीक है। अगर आप पहले में देखोगे 3y के साथ माइनस है और तीसरे समीकरण में 3y के साथ प्लस है। स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, हमने सेम किया इसलिए काटने के लिए सेम किया, ठीक है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इसीलिए हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि माइनस अगर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो हम ये दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा है अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे तो किसी भी समीकरण को ऊपर किसी को भी नीचे लिखो। अब जोड़ता प्लस का साइन दिखाना है आपको यहाँ पे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, ठीक है। ये -3y + 3y, प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस होता है, 3y में से 3y कट जाएगा। यहाँ पे 5x और 9x कितना हो जाएगा 5x + 9x 14x, 8 और 6 14। यहाँ पे 14x के साथ गुणा हो रहा है स्टूडेंट्स, गुणा हो रहा है। अब ये अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 14/14 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा 14/14, ठीक है। अब क्या होगा ये 14 1 जा आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1 आएगा। तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको x का मान मिल गया, अब y का मान लाना है। y का मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x का मान मिला है हमारे पास 1 2 3 समीकरण है, किसी भी एक समीकरण में इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो हमने समीकरण 2 में रखा है, तो x = 1, यह मान समीकरण 2 में रखने पर जहाँ पर x है आपको वहाँ पे 1 रखना है। x जो है 3 के साथ गुणा हो रहा है, तो
हम x की जगह पे 1 रखेंगे, वो भी 3 के साथ गुणा होगा, तो 3 1 सा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो 3 है आपका, ये बराबर के इस तरफ है। ठीक है, अगर ये इस तरफ जाएगा, बाएं पक्ष में जाएगा, दायां पक्ष में जाएगा, तो ये प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते ही ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब +2 -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1, और बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, और आपका आंसर आ गया x बराबर 1, y बराबर -1, यह हल है। तो आपको आंसर में ब्रैकेट में कैसा लिखना होगा, पहले x का मान और फिर y का मान, तो 1 और -1 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझा होगा आपको ये निरसन पद्धति। सबसे ज़्यादा 99% बच्चे इसी पद्धति से करते, कुछ ही % बच्चे इस पद्धति से करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक चरांक का मान दूसरे चरांक के रूप में रखकर चरांक को हम निरसन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहला समीकरण लेते हैं तो यहाँ पे चरांक के साथ गुणांक है और x के भी साथ 5 गुणांक है। दूसरा समीकरण देखो तो यहाँ पे x के साथ गुणांक 3 है और y के साथ गुणांक 1 है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे समीकरण में y का जो मान है वो चरांक x के रूप में करता हूँ तो मेरे को ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपका यहाँ पे y को छोड़ दूँगा। ठीक है, यहाँ पे y को छोड़ दूँगा बराबर के जो इस तरफ है, और मैं y को यहाँ पे रख करके ये जो 3x है इसको मैं इस तरफ लेकर के जाऊँगा। ठीक है, इसको जब मैं इस तरफ लेकर के जाऊँगा तो ये +3x है, इधर आएगा तो 2 - 3x हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, y का जो मान है वो चरांक x के रूप में कर दिया, मतलब y का मान क्या आ रहा है, 2 - 3x। ठीक है, अब मैं इस y का जो मान आ रहा है 2 - 3x समीकरण 1 में रख सकता हूँ, यानी y हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, बस इसी को हमें समझना है। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण 3 हो गया। तो अब y का मान कितना मिल रहा है, 2 - 3x। अब ये 2 - 3x समीकरण 1 में रख देंगे हम, क्योंकि समीकरण 2 में नहीं रख सकते, आंसर नहीं आएगा, आपको पूरा कट जाएगा, तो आपको समीकरण 1 में ही रखना पड़ेगा, जिससे बदलते उसमें हम नहीं रख सकते। ठीक है, अब y का जो मान आ रहा है समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 था 5x - 3y बराबर 8, y गुणा हो रहा है तो y का जो मान है वो भी गुणा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 3 है तुम्हारा वो दोनों से गुणा होगा, किससे, 2 से भी गुणा होगा, और 3 जो है -3x से भी गुणा होगा। ये -3 + 2 गुणा होगा, 3 2 = 6 हो जाता है, और माइनस प्लस माइनस आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, और 3 × 3x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये -6x जो है, ठीक है ऐसे ही रखेंगे, 5x + 9x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ये -6 बराबर के इस तरफ आएगा तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। 14 जो गुणा हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 14/14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 14/14। ठीक है, अब 14 के पहाड़ा में एक बार में आता है 14। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, x मिल गया। अब y लाने के लिए आपको जैसा आपने यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे भी करोगे, x का मान किसी समीकरण में रख दो। अब हमारे पास 3 समीकरण हैं, हमने x का जो मान है वो इस समीकरण में रखा, तीसरे समीकरण में। तीसरा समीकरण आपका क्या है, y बराबर 2 - 3x, तो जहाँ पर x है वहाँ पे आपको उसका मान रखना है। x का मान 1 आया, x 3 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 1 भी 3 से गुणा होगा, तो 3 1 = 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है तो माइनस, तो y का मान कितना आ गया, -1। तो x का मान 1 और y का मान -1। ठीक है, तो x बराबर 1 और y बराबर -1, यह हल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दोनों ही पद्धति समझी होगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज प्रश्न संग्रह 1.1 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न संग्रह 1.1 पे स्टूडेंट्स आप देखोगे तो आपको एक कृति दी गई है। ठीक है, युगपत समीकरण हल करना है आपको, और मैंने आपको कहा था अधिकतर हम पहली पद्धति से ही करते हैं, निरसन पद्धति से ही हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम निरसन पद्धति से करेंगे। मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला स्टेप है उन दोनों समीकरण को 1 और समीकरण 2 लिखना, तो हम वो यहाँ पे आपको करके दिया गया। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों समीकरण को आप देखोगे और दोनों ही समीकरण में किस चरांक का गुणांक सेम है वो देखेंगे। तो अगर हम देखते पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3 है, ये सेम है। हमें यहाँ पे सेम नहीं रहता है तो सेम करना पड़ता है, या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो। यहाँ पे तो y पहले से ही सेम है,
सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, सेम हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है। वो कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था। आपको क्या करना है, जो पद आपका सेम है, जो चरांक का गुणांक आपका सेम है, उसके चिन्ह देखना है। ठीक है, पहले समीकरण में 3y का जो चिन्ह है वो प्लस है और दूसरे में 3y का जो चिन्ह है वो माइनस है। प्लस माइनस स्टूडेंट कटता है जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर दिया, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, 3y में से 3y गया तो क्या कट जाएगा वो। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, 5x प्लस 2x 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। x आपको यहाँ पे दिया है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मैंने देखा है यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अंदर भी 7x लिख देते हैं। अरे बाहर 7x है, आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, 7, ठीक है। अब 12 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 21 लिखना है। तो x का मान क्या आएगा, अभी यहाँ पर 21 था तो हम 21 लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और 7 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। अब हम इसे काटेंगे, 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 3 हो जाएगा, ठीक है, 7 3। तो x का मान कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको x का मान कितना आ रहा है इस तरीके से करना है, आपको बॉक्स के अंदर रखना है। तो x और y, ठीक है, अभी हमें x का मान मिल गया, x का मान हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब x का मान मिल गया तो y का मान लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो समीकरण हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण में उसका मान रखेंगे। तो x बराबर 3, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका यहाँ पे 5x प्लस 3y बराबर 9। तो 5x 5 जो है x के साथ गुणा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 जो है वो 5 के साथ गुणा होगा क्योंकि यहाँ पे x था। अब ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, ये प्लस 15 इस तरफ आएगा बराबर के, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में दिया गया है क्योंकि ये आपको कृति दी गई है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 6 बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है, बड़े नंबर का चिन्ह, तो यहाँ पे भी आपको आंसर में क्या करना है, माइनस लिखना है। तो यहाँ पे y, अब ये जो 3 जो है y के साथ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग, यहाँ पे 3 पहले से लिखा हुआ है और हमें क्या लिखना है, जो हमारा आंसर आया था -6, ठीक है। अब 3 जो है -6 जो है 3 से भाग होगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो -2 आंसर आ रहा है, तो y कितना आ रहा है आपका, -2, ठीक है। इस तरीके से आपका y का जो मान है वो आपको दूसरा रखना है क्योंकि पहले x लिखना होता है और दूसरा y। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा अच्छे से समझा होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी आप दे सकते हैं क्योंकि इस समय क्लासेस नहीं चल रहे, तो आप अपने दोस्तों से शेयर करिए जितना हो सके वीडियो को। थैंक्स।